नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास से, जिसके अंतर्गत हम नई धारा के तृतीय उत्थान को पढ़ेंगे, जिसमें छायावाद को, उसकी पृष्ठभूमि को और उसकी विशेषताओं को, जो भी कालगत विशेषताएं थी, उसको पिछली कक्षा में हमने पढ़ लिया था। और अब हम देखेंगे कि छायावाद के जो चार प्रमुख स्तंभ हैं, यानी चार प्रमुख जो रचनाकार हैं, कवि हैं, वो कौन कौन से हैं। जिनमें आप जानते ही हैं कि छायावाद के जो चार प्रमुख स्तंभ हैं वो है जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा जी। तो इन सभी कवि के बारे में और इनकी रचनाओं के बारे में, साथ साथ प्रमुख विषय जो भी इसमें विषय वस्तुएं हैं, उनके बारे में हम कक्षाओं में अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी को, जो कि छायावाद के मुख्य स्तंभ में एक है। और इसके साथ साथ सभी वीडियोस प्लेलिस्ट में दे रखी हैं। आप विभिन्न परीक्षाओं के लिए जो हिंदी विषय से आपकी होंगी, आप प्लेलिस्ट में सभी को देख सकते हैं और अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो चैनल यदि पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को, जिसमें हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद के बारे में। तो आप सभी जयशंकर प्रसाद से तो परिचित हैं ही। छायावादी रचनाओं को लिखने वाले, करने वाले जयशंकर प्रसाद जी बड़े प्रसिद्ध भी हैं। जयशंकर प्रसाद के बारे में कहा जाए तो प्रारंभ में तो ये देखिए, जो रचनाएं करते थे वो करते थे ब्रजभाषा में। इनकी ब्रजभाषा की कविता का जो संग्रह है वो चित्राधार के नाम से भी आया है। तो चित्राधार की भाषा जो है वो ब्रजभाषा है, क्योंकि प्रारंभ में ये ब्रजभाषा में ही कविता करते थे। उसके बाद जैसे जैसे खड़ी बोली की ओर लोगों का रुझान होने लगा, लोग खड़ी बोली की ओर बढ़ने लगे, तब जयशंकर प्रसाद ने भी बहुत सारी रचनाओं को खड़ी बोली में लिखा। तो संवत 1970 में से वे खड़ी बोली की ओर आए और कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, करुणालय और प्रेम पथिक प्रकाशित हुए हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ये सभी की सभी रचनाएं पूछी जाती है और ये भी पूछी जाती है कि कौन सी ब्रजभाषा में है और कौन सी खड़ी बोली में है। तो चित्राधार जो है इनकी ब्रजभाषा की कविताओं का संग्रह है, जबकि कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, करुणालय और प्रेम पथिक ये सभी रचनाएं इनकी खड़ी बोली के हैं। वैसे देखा जाए तो कानन कुसुम में तो प्राय उसी ढंग की कविताएं हैं जिस ढंग की द्विवेदी काल में निकला करती थी। महाराणा का महत्व और प्रेम पथिक अतुकांत रचनाएं हैं, जिसका मार्ग पंडित श्रीधर पाठक पहले दिखा चुके थे। भारतेंदु काल में ही पंडित अंबिका दत्त व्यास ने बंगला की देखा देखी कुछ अतुकांत पद्य आजमाए थे। पीछे से श्रीधर पाठक ने सांध्य अटन, श्रीधर पाठक की रचना है सांध्य अटन, जो कि कई बार नेट की परीक्षाओं में, टीजीटी, पीजीटी सभी परीक्षाओं में ये पूछी गई। सांध्य अटन श्रीधर पाठक की रचनाएं हैं, ठीक है, कि कविता खड़ी बोली के अतुकांत पद्यों में बड़ी सफलता के साथ प्रस्तुत की थी। तो ये जो सांध्य अटन है ये खड़ी बोली कविताओं में, अतुकांत में, ठीक है, अतुकांत पद्यों में ये रचना सामने आई थी श्रीधर पाठक की। आगे हम देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद ने बहुत सारी कुछ छोटी छोटी कविताएं भी लिखी है, जो कि संवत 1975 या सन इसको कह सकते हैं 1918 में प्रकाशित होती है, जो कि झरना के नाम से संग्रहित रचना है। तो झरना जो है वो सन 1918 की रचना है और इस झरना में बहुत सारी इन्होंने कविताएं संकलित की, इस कविताएं लिखी। तो झरना की उनमें लगभग 24 कविताएं संकलित की गई, जो कि 1918 की प्रथम प्रकाशन में आई थी सामने। इसके दूसरे संस्करण में बहुत पीछे संवत 1984, यानी कि आप इसमें 57 वर्ष को माइनस कर दीजिए, तो संवत 1984 में निकला जो इनका द्वितीय संस्करण था और इसमें लगभग 33 रचनाओं को जोड़ा गया। आप सभी जानते ही हैं, जब मैंने आपको छायावाद की पृष्ठभूमि बताई थी, इसकी विशेषताओं को बताया था, तो छायावाद जो है वो रहस्यवाद है। चित्रमयी भाषा का यहाँ प्रयोग होता है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, स्वच्छंदता की यहाँ पे रचनाएं हैं। तो इस प्रकार से ये सारी जो बातें हैं, ये भी जाहिर सी बात है कि प्रसाद जी की रचनाओं में हमें देखने को मिलती है। तो 33 रचनाएं शुक्ल जी कहते हैं कि पीछे से द्वितीय संस्करण में जोड़ी गई, किसमें, झरना में जोड़ी गई। प्रथम जिसका प्रकाशन है, ध्यान रखिएगा, 1918 है सन। तो इसमें जो जोड़ी गई रचनाएं थी उसमें पूरी तरीके से रहस्यवाद, अभिव्यंजना का अनूठापन, व्यंजक, चित्र विधान सब कुछ मिल गया। विषाद, बालू की बेला, खोलो द्वार, बिखरा हुआ प्रेम,
किरण, वसंत की प्रतीक्षा, ध्यान रखिएगा ये सभी रचनाएं हैं जो कि बाद में जोड़ी गई हैं और प्रथम संस्करण में रचनाएं आपको देखने को नहीं मिलेगी। वही कहते हैं शुक्ल जी यहाँ पे कि द्वितीय संस्करण में कहीं छायावाद, कही जाने वाली विशेषताएं स्फुट रूप में यहाँ पे दिखाई पड़ती हैं। इसके पहले श्री सुमित्रानंद जी का आपने जानते ही है, श्री सुमित्रानंद जी का जो पल्लव जो उनकी रचना है, तो सुमित्रानंद पंत जी का पल्लव की बड़ी धूमधाम से कह सकते हैं कि ये निकल चुका था, जिसमें छायावाद की ये सभी विशेषताएं देखने को मिली थी। लेकिन अब जैसे ही द्वितीय संस्करण में ये सारी रचनाएं जुड़ी तो अब प्रसाद जी की ये जो रचना है झरना, उसकी काफ़ी चर्चा की गई, तो जिसमें रहस्य भावना तो कहीं कहीं पर ये पंत जी की पल्लव के बारे में कही जा रही है कि इतनी धूमधाम से निकल चुकी थी ये रचना पल्लव, जिसमें रहस्य भावना तो कहीं कहीं पर अप्रस्तुत विधान तो कहीं चित्रमयी भाषा और लाक्षणिकता का वैचित्र आदि सभी विशेषताएं अत्यंत प्रचुर परिमाण में दिखाई इसमें देती थी पल्लव में। लेकिन बाद में जब जयशंकर प्रसाद जी ने झरना में कई सारी रचनाओं का समावेश किया, 33 रचनाओं को जोड़ा, तो उसके बाद से ये रचना जो है बिल्कुल कह सकते हैं कि प्रसिद्ध होकर के चर्चा के रूप में सामने आने लगी झरना। जयशंकर की काव्य रचना की विशेषताओं की चर्चा करते हुए यहाँ शुक्ल जी लिखते हैं कि प्रेमचर्या के शारीरिक व्यापारों और चेष्टाओं, जिनमें अश्रु, स्वेद, चुंबन, परिरंभण, लज्जा की दौड़ी हुई लाली इत्यादि रंग रलियों और अटखेलियों, वेदना की कसक और टीस इत्यादि की ओर इनकी दृष्टि विशेष रूप से जमती। यानी कि प्रसाद जी की रचनाओं की विशेषता है, शुक्ल जी ने बताई है कि इनमें प्रेमचर्या के शारीरिक व्यापारों और चेष्टाओं, विशेषकर अश्रु का, स्वेद का, चुंबन का, परिरंभण, लज्जा की दौड़ी हुई लाली इत्यादि का रूप हमें यहाँ देखने को मिलता है। रंगरलियों और अटखेलियाँ हैं, प्रेम की कसक और टीस है इनकी कई रचनाओं में। तो ये सभी विशेषकर इनकी दृष्टि, यानी कि प्रसाद जी की दृष्टि इन सभी व्यापारों पर विशेष रूप से जाती है। आगे हम जब इनकी रचनाओं को अभी पढ़ेंगे और थोड़ी थोड़ी चर्चा भी करेंगे तो हम देख सकेंगे कि किस प्रकार से ये सभी जो व्यापार हैं, जो ये सभी जो चेष्टाएँ हैं, वो हमें उनकी काव्य रचनाओं की पंक्तियों में देखने को मिलती है। इनकी जो पहली विशिष्ट रचना है आंसू, जिसका प्रकाशन वर्ष संवत 1998 है। तो आंसू वास्तव में तो है श्रृंगारी वी प्रलंब के, ठीक है। तो आंसू जो रचना है वो वास्तव में ये पूछी जाती है परीक्षा में, क्या है इसका, तो यह है श्रृंगारी वी प्रलंब प्रकार की रचना, जिसमें अतीत संयोग सुख की खिन्न स्मृतियाँ रह रहकर, यानी कि अतीत के सुख की अब जो खिन्न हो चुकी है स्मृतियाँ रह रह कर के झलक मारती है। पर जहाँ प्रेमी की मादकता की बेसुधी में प्रियतम नीचे से ऊपर आते हैं और संज्ञा की दशा में चले जाते हैं, यहाँ हृदय की तरंगे उस अनंत कोने को नहलाने चलती है, वहाँ वे आंसू उस अज्ञात प्रियतम के लिए बहते जान पड़ते हैं। यानी कि ये जो प्रियतम के विरह में, प्रियतम के दुख में जो विरह वेदना है वो यहाँ पे शुक्ल जी ने बतलाई है जयशंकर प्रसाद की रचना आंसू के बारे में, कि आंसू कैसी रचना है। तो वी प्रलंब, इसमें श्रृंगारी वी प्रलंब का वर्णन है और ये जो इसकी शैली है और साथ साथ ये जो स्मृतियाँ हैं, एक विरह की जो दशा है वो यहाँ पे प्रसाद जी ने व्यक्त की है अपनी किस रचना से, आंसू की रचना से। कुछ पंक्तियों को शुक्ल जी ने यहाँ बताया भी है, जैसे अवकाश असीम सुखों से, किस प्रकार के सुखों से, अवकाश असीम सुखों से, मतलब जो सुख था उन सभी सुखों से अवकाश हो गया, मानो दूरी हो गई, ठीक है। आकाश तरंग बनाता, हंसता सा छाया पथ में नक्षत्र समाज दिखाता। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि विरह की जो दशा है वो यहाँ पे देखने को मिलती है कि ये जो सुख के क्षण थे वो समाप्त हो गए हैं और अब केवल छाया पथ में नक्षत्र समाज दिखाता। नीचे विपुला धरनी है दुख भार वहन सी करती, अपने खारे आंसू से करुणा सागर को भरती। यानी आंसू की सारी बातें यहाँ पे, दुख की सारी बातें इन पंक्तियों में की गई है। वहीं आगे चल के हमें शुक्ल जी जो महत्वपूर्ण जो पंक्तियाँ हैं हम देखेंगे शुक्ल जी की पुस्तक से, वो है कि अभिव्यंजना की प्रगल्भता और विचित्रता के भीतर प्रेम वेदना की दिव्य विभूति का, किसके भीतर, अभिव्यंजना की प्रगल्भता और विचित्रता के भीतर प्रेम वेदना की दिव्य विभूति का
विश्व में उसके मंगलमय प्रभाव का, सुख और दुख दोनों का अपनाने की उसकी अपार शक्ति का और उसकी छाया में सौंदर्य और मंगल का भी आभास पाया जाता है। नियतिवाद और दुखवाद का विषण्ण स्वर भी सुनाई पड़ता है। तो ये सभी जो बातें हैं वो हमारे प्रसाद जी के बारे में शुक्ल जी यहाँ पे लिखते हैं कि उनकी जो रचनाएं हैं वो किस प्रकार है। उसमें अभिव्यंजना की प्रगल्भता है, विचित्रता के भीतर प्रेम वेदना की दिव्य विभूति है, विश्व में उसके मंगलमय प्रभाव का, सुख और दुख दोनों पक्ष का, ठीक है, अपनाने की अपार शक्ति है, यानी कि सुख भी उन्होंने भोगा है और दुख भी झेला है, अपार शक्ति और उसकी छाया में सौंदर्य और मंगल का भी आभास पाया जाता है। नियतिवाद और दुखवाद का विषण्ण स्वर भी सुनाई पड़ता है। तो इस प्रकार शुक्ल जी के इस प्रकार जयशंकर प्रसाद जी के बारे में शुक्ल जी ने बताया। वहीं कुछ एक दो पंक्तियां और यहाँ पे उद्धृत की गई हैं, जैसे चिरदग्ध दुखी यह वसुधा आलोक मांगती तब भी, तुम तुहिन बरस दो कण कण यह पगली सोए अब भी, है ना। तो इस प्रकार जो करुणा का रस है, जो दया का रस है, जो प्रेम का रस है, वो बरसाने को यहाँ पे कवि ने कहा है धरती में। चेतना की वही चेतना लहर ना उठेगी, जीवन समुद्र थिर होगा, संध्या हो सर्ग प्रलय की विच्छेद मिलन फिर होगा, है ना। तो कल्याण की जो वर्षा की बात यहाँ पे, मिलन सुख जो प्राप्त होता है, चेतना की शांति या विस्मृति की दशा की बात यहाँ पे की जा रही है। अतः यहाँ शुक्ल जी लिखते हैं कि चेतना की शांति या विस्मृति की दशा में ही कल्याण की वर्षा होती है, मिलन सुख प्राप्त होता है। अतः उसके लिए रात्रि की भावना को बढ़ाकर प्रसाद जी महारात्रि तक ले गए हैं, जो सृष्टि और प्रलय का क्या है, संधि काल है, जिसमें सारे नाम रूपों का लय हो जाता है। चेतना लहर ना उठेगी, जीवन समुद्र थिर होगा, संध्या हो सर्ग प्रलय की विच्छेद मिलन फिर होगा। ये तो थी सारी पंक्तियां हमारे आंसू से। अब अगली कुछ पंक्तियां और शुक्ल जी ने यहाँ उद्धृत की है, जो लहर जो उनकी दूसरी रचना है उससे देखेंगे। आगे आंसू के उपरांत दूसरी रचना लहर है, जो कई प्रकार की कविताओं का संग्रह है। कई प्रकार की कविताएं लहर में भी क्या की गई है, संग्रहित की गई हैं। लहर पर कविता जो रखा गया है, कहते हैं कि लहर से कवि का अभिप्राय उस आनंद की लहर से है जो मनुष्य के मानस में उठा करती है और उसके जीवन को सरस करती है। तो ये लहर कैसी है कि कवि का अभिप्राय किससे है कि उस आनंद की लहर से है जो मनुष्य के मानस में उठा करती है और उसके जीवन को कैसा बना देती है, सरस बना देती है। उसे ठहराने की पुकार अपने व्यक्तिगत नीरस जीवन को भी सरस के लिए कही जा सकती है और अखिल मानव जीवन को भी के लिए भी। यह जीवन की लहर भीतर उसी प्रकार स्मृति चिन्ह छोड़ जाती है जिस प्रकार जल की लहरें जब सूखी नदी की बालू के बीच पसलियों की किसी उभरी रेखाएं छोड़ जाती हैं। और इस पर लिखते भी हैं प्रसाद जी की उठ उठ गिर गिर फिर आती, नर्तिन पद चिन्ह बना जाती, सिकता की रेखाएं उभार भर जाती अपनी तरल सिहर। यानी कि जिस प्रकार यह जीवन की लहर भीतर उसी प्रकार स्मृति चिन्ह छोड़ जाती है जिस प्रकार से जल की लहरें सूखी नदी की जो बालू होती है उसमें आप देखेंगे कि बीच बीच में पसलियों की सी उभरी आकृति देखने को मिलती है। तो रेखाएं छोड़ जाती है कि कभी यहाँ पे पानी आया था और इस प्रकार से फिर से ये सूख गई है ये नदी और बालू दिख रहा है। तो ये जो रेखाएं जो पद चिन्ह जो दिखते हैं, ठीक उसी प्रकार स्मृति के पद चिन्ह भी हमारे हृदय में हमेशा दिखाई पड़ते हैं। तो इसी पर रचनाकार ने यहाँ पे बात की। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि इसमें भी आगे भी इसमें उस प्रियतम की आँख मिचौनी खेलना, दबे पांव आना, किरण उंगलियों से आँख मूंदना या फिर मूंदने की कोशिश करना, क्योंकि उस ज्योतिर्मय का कुछ आभास मिल ही जाता है। प्रियतम की ओर अभिसार इत्यादि रहस्यवाद की ये सब कुछ क्या है, सामग्रियां है। और ऐसा प्रियतम जो कि हमें दिखाई नहीं पड़ता, जो कि अज्ञात है। कहते भी है शुक्ल जी यहाँ पे कि प्रियतम अज्ञात रहकर भी किस प्रकार प्रेम का आलंबन रहता है, यह भी दो एक जगह सूचित किया गया है। यहाँ पे शुक्ल जी ने सूचित करते हुए लिखा है, जैसे तुम हो कौन और मैं क्या हूँ, इसमें क्या है धरा सुनो, मानस जलधि रहे चिर चुंबित मेरे क्षितिज उदार बनो।
इसी प्रकार कहते हैं कि हे सागर संगम अरुण नील में यह चित्र सामने रखा गया है कि सागर ने हिमालय से निकली नदी को कब देखा है और नदी ने सागर को कब देखा था, पर नदी निकलकर स्वप्न देखती उसी ओर चली और वह सागर भी बड़ी उमंग के साथ उससे मिला। तो कहते हैं कि हे सागर संगम अरुण नील, है ना, कि सागर का जो संगम होता है नदी के साथ। तो क्षितिज जिसमें प्रातः साया अनुराग की लाली दौड़ा करती है, असीम यानी कि आकाश और ससीम यानी कि पृथ्वी का सहेट या जो मिलन स्थल होता है। क्षितिज क्या है? सूर्य जहाँ डूबता है आकाश का और पृथ्वी में उस जल राशि का। आप कभी समुद्र के क्षेत्र में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ऐसा लगेगा कि पृथ्वी और आकाश मिल गए हैं। तो उसी प्रकार क्षितिज की जो रेखा हमें दिखाई पड़ती है, जहाँ पे आप धरती और आकाश को यानी कि पृथ्वी और आकाश को मिलते हुए से दिखाई हमें देंगे, तो वही कहते हैं यहाँ पे प्रसाद जी कि आकाश और पृथ्वी का सहेट या मिलन स्थल जो है, वो जो क्षितिज जो है वैसा दिखाई पड़ता है। इस हलचल भरे संसार से हटाकर कवि अपने नाविक से वहीं ले चलने को कहता है जहाँ धरती और आकाश क्या होते हैं, मिलते हैं। यहाँ पे उद्धृत करते हुए शुक्ल जी ने पंक्तियाँ भी रखी हैं प्रसाद जी की, जिसमें प्रसाद जी कहते हैं कि ले चल वहाँ बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनी रे। ये जो कोलाहल भरा जो ये संसार है, ये जो धरती है, इसको छोड़ करके मुझे कहाँ ले चल, उसी क्षितिज पर ले चल। वहाँ जाने पर वह इस सुख दुख में व्यापक प्रसार को अपने नित्य और सत्य रूप में देखने को भी, पारमार्थिक ज्ञान का झलक पाने की भी आशा करता है, क्योंकि श्रम और विश्राम के उस संधि स्थल पर ज्ञान की दिव्य ज्योति सी जगती उन्हें दिखाई पड़ा करती है। और कहते हैं कि जिस गंभीर मधुर छाया विश्व चित्र पटचल माया में विविधता विभूषी पड़े दिखाई, दुख सुख वाला सत्य बनी रे। मतलब दुख सुख वाला सत्य बनी, दुख भी ऐसा लग रहा है मानो कैसा है, सुख भरा हो। श्रम विश्राम क्षितिज बेला से, जहाँ सृजन करते मेला से, अमर जागरण उषा नयन से बिखराती हो ज्योति घनी रे। ऐसी जगह मुझे ले चल जहाँ पे कैसा है कि वहाँ जाने पर ऐसी जगह जहाँ सुख दुख में जो व्यापार प्रसार को वो क्या करते, नित्य और सत्य रूप में देखने के लिए तैयार है, और पारमार्थिक ज्ञान की झलक पाने की जो उनकी लालसा है उसको वो देखना चाहते हैं और आशा करते हैं, क्योंकि श्रम और विश्राम के उस संधि स्थल पर ज्ञान की दिव्य ज्योति जलती है और कवि को यानी प्रसाद जी को वहीं जाना है। वहीं लहर में 4-5 रचनाएं ही रहस्यवाद की हैं, पर कवि की तंद्रा और स्वप्न वाली प्रिय भावना जगह जगह पर व्यक्त होती हमें दिखाई देती है। कहते हैं कि रवि के उस सन्नाटे की कामना, जिसमें बाहर भीतर की सब हलचल शांत रहती है, केवल अभावों की पूर्ति करने वाले, अतृप्त कामनाओं की तृप्ति का विधान करने वाले स्वप्न ही जगह करते हैं। इस गीत से पूर्णता व्यक्त होता है, अर्थात कि रवि के उस सन्नाटे की कामना, रवि यानी सूर्य, तो उस सन्नाटे की कामना जिसमें बाहर भीतर की सब हलचल कैसी हो जाती है, शांत रहती है, केवल अभावों की पूर्ति करने वाले, अतृप्त कामनाओं की तृप्ति का विधान करने वाले स्वप्न ही जगह करते हैं। इस गीत से पूर्णतया व्यक्त होता है कि अपलक जगती हो एक रात, सब सोए हों इस भूतल में, अपनी निरीहता संभल में चलती हो कोई भी ना बात, वक्षस्थल में जो छिपे हुए सोते हो हृदय अभाव लिए, उनके स्वप्नों का हो ना प्रात। शुक्ल जी कहते हैं कि जैसा कि पहले सूचित कर चुके हैं कि लहर में कई प्रकार की रचनाएं हैं। कहीं तो प्रकृति के रमणीय पक्षों को लेकर सुंदर और मधुर रूपकमय गान भी है, जैसे कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। कहीं उस यौवन काल की स्मृतियाँ हैं जिसमें मधु का आदान प्रदान चलता था। कहीं प्रेम की शुद्ध स्वरूप यह कहकर बताया गया कि प्रेम देने की चीज़ है, लेने का नहीं। इस पर पुस्तक में
ठीक है। पर इस पुस्तक में कवि अपने मधुमय जगत से निकल जगत और जीवन के कई पक्षों की ओर भी बढ़ा है। वह अपने भीतर इतना अपरिमित अनुराग समझता है कि अपने सानिध्य से वर्तमान जगत में उसके फैलने की आशा करता है। उषा का अनुराग यानी कि वो जो लाली है जब फैल जाती है तब ज्योति की किरण भी फूटती है। और ये पंक्तियाँ ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है कि इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है और ये कहाँ से ली गई पंक्तियाँ हैं। तो ये लहर की पंक्तियाँ हैं और जयशंकर प्रसाद इसके रचनाकार हैं, तो ध्यान रखिएगा। आगे है कि शुक्ल जी लिखते हैं कि जैसा पहले सूचित किया जा चुका है कि लहर में प्रसाद जी ने अपनी प्रगल्भ कल्पना के रंग में इतिहास के कुछ खंडों को भी देखा है। जिस वरुणा के शांत कछार में बुद्ध भगवान ने धर्मचक्र का प्रवर्तन किया था, उसकी पुरानी झांकी, अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, कहीं कहीं आपको और भी कुछ इसके नाम दिखेंगे जैसे शेर सिंह का आत्मसमर्पण। तो यहाँ पे शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशाला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया, ये जो भी सब है ये सब अतीत के भीतर की कल्पना में प्रवेश के उदाहरण, यानी कि आप ये देख सकते हैं कि ये जो सभी रचनाएं हैं ये कैसी रचनाएं हैं, ये अतीत के भीतर से कल्पना के माध्यम से उन्होंने इन रचनाओं में तार जोड़ करके एक नई रचना के रूप में इसको प्रस्तुत किया है। तो ये सब अतीत के भीतर कल्पना के प्रवेश के उदाहरण हैं। कौन कौन से? अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशाला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया। ठीक है। इस प्रकार लहर में हम प्रसाद जी को वर्तमान और अतीत जीवन की प्रकृत ठोस भूमि पर, किसकी ठोस भूमि पर? वर्तमान और अतीत जीवन की ठोस भूमि पर अपनी कल्पना ठहराने का कुछ प्रयत्न कर पाते हैं। तो इस प्रकार ये सभी जो रचनाएं थी और जो भी विषय वस्तुएं थी, जो महत्वपूर्ण जो इनके पंक्तियां थी, काव्य की पंक्तियां थी, तो किससे ली गई है ये अक्सर पूछा जाता है प्रश्नों के रूप में कि ये पंक्तियां किससे ली गई है या इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है। तो इस प्रकार आप अच्छे से देखिएगा। अब अगली कक्षा में हम जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। तो चैनल के साथ इसी प्रकार से बने रहिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।